देखो प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स, ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कि इस तरह से है, ये एक रॉड है, तो इस पार्ट को कहते हैं बेटा फलक्रम। इसको क्या बोलते हैं बेटा? फलक्रम, ठीक है। और अब अगर इसमें हम एक तरफ, फलक्रम मतलब अगर मान लीजिए ये इसका सेंटर ऑफ मास है, इसका जी पॉइंट है एक तरफ से, ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। तो एक चीज बेटा हमेशा ध्यान रखना, ठीक है, कि अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई मान लीजिए कि जैसे ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ठीक है, और यहाँ पर फोर्स लगाया गया, तो आपने कहा कि इसमें टॉर्क प्रोड्यूस होता है बेटा, होता है कि नहीं होता है? लेकिन अगर आपसे बोला जाए कि यही एक्सिस ऑफ रोटेशन है और यहीं पर फोर्स लगाया जाए, ठीक है, तो क्या टॉर्क प्रोड्यूस होगा? तो उस केस में टॉर्क कितना आएगा? 0 आएगा, ठीक है। अगर आप एक्सिस ऑफ रोटेशन पर ही फोर्स लगाएंगे तो क्योंकि आर कितना हो जाएगा बेटा? 0। ये चीज ध्यान रखना। तो अगर मैं कोई भी, अगर ये रॉड है, अब ये रॉड अगर घूमती है तो इसके अबाउट घूमती है, इसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट। तो अगर मैं आपसे कहूं कि भाई मान लो यहाँ पर मैंने एक वेट W1 हैंग किया, ठीक है, यहाँ पर एक वेट हमने W2 हैंग किया, ठीक है, तो W1 का जो टेंडेंसी है वो इस रॉड को, भाई अगर इससे मान लीजिए ये D1 डिस्टेंस पर है और इससे ये D2 डिस्टेंस पर है, तो ये इसको घुमाएगा किस तरफ बेटा? ऐसे। तो यहाँ पर जो एक तरह से कहते हैं नहीं, W1 की टेंडेंसी होगी इसको एक इस डायरेक्शन में घुमाने की। तो अब जरा सा अगर हम वही लगाएं R क्रॉस F, तो R तुम्हारा ये है, F तुम्हारा ये है, तो इसको अगर आप टॉर्क लगा के देखें, जैसे मैंने वो बताया था आपको, ठीक है, फ्लेमिंग का जो कौन सा था, फ्लेमिंग कह रहा हूँ, राइट हैंड जो थंब रूल पाम रूल बताया था आपको मैंने, तो अगर आप राइट हैंड पाम रूल लगा के देखेंगे, तो राइट हैंड पाम रूल लगा के देखेंगे तो इस केस में टॉर्क कहाँ जाएगा? देखो देखो एक मिनट बेटा, जैसे ऐसे है, तो ऐसे अगर रख दो, ये हो गया D1, ये हो गया वेट नीचे, तो किस तरफ आ रहा है? ये थंब मेरी तरफ आ रहा है, यानी बाहर की तरफ आ रहा है, तो इसकी, तो ये क्या किस डायरेक्शन में? एंटी क्लॉकवाइज है। तो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क को हम क्या बोलते हैं? एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क जो होता है वो हमेशा आउटवर्ड होता है बेटा। कहाँ होता है बेटा? वो आउटवर्ड होता है, ठीक है। और जो क्लॉकवाइज टॉर्क होता है, जैसे इस तरफ, इसके लिए देखो, इसकी टेंडेंसी ऐसे घूमने की है, ठीक है, तो इसमें क्या होगा? ऐसे होगा R और नीचे जाएगा वेट, तो इसको घुमाएगा, तो ये आउट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो जब क्लॉकवाइज टॉर्क लगेगा, तो अगर क्लॉकवाइज में घूम रहा है तो इसका मतलब ये इनवर्ड है। कितना बेटा? ये इनवर्ड होगा। तो यहां पर हम ये कहते हैं, जो प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट ये कहता है, प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट आपसे कहेगा कि सम ऑफ द टोटल टॉर्क, सम ऑफ द टोटल टॉर्क ऑन अ बॉडी, ठीक है ना, जो भी टॉर्क होगा, इसका टोटल टॉर्क जो होगा, सम ऑफ द टोटल टॉर्क, टोटल टॉर्क मतलब किस डायरेक्शन में? ईदर इन क्लॉकवाइज और इन एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क, ठीक है, सम ऑफ टोटल टॉर्क क्लॉकवाइज डायरेक्शन और एंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्या होता है हमेशा बेटा? 0। यानी सिग्मा टाउ जो है प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट के हिसाब से कि समेशन ऑफ टाउ इज इक्वल टू 0। अब समेशन ऑफ टाउ अगर 0 है तो इसका मतलब हो गया कि टॉर्क इन एंटी क्लॉकवाइज प्लस टॉर्क इन क्लॉकवाइज, ये किसके बराबर है बेटा? 0 के बराबर है, ठीक है। तो यानी इसमें आएगा कि टॉर्क इन एंटी क्लॉकवाइज जो आएगा, ठीक है, वेक्टर फॉर्म में, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस ऑफ टॉर्क इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो अब इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा टॉर्क इन एंटी क्लॉकवाइज यानी इक्वल टू टॉर्क इन क्लॉकवाइज। तो इस तरह से लिखते हैं बेटा इसको, ठीक है। इसको किस तरह लिखेंगे? इस तरह से लिखा जाएगा। तो टॉर्क इन एंटी क्लॉकवाइज इज इक्वल टू टॉर्क इन कैसे बेटा? क्लॉकवाइज, ठीक है। तो यहाँ इस तरह से आप इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा, यानी अब एंटी क्लॉकवाइज में अगर आप लिखेंगे तो आप लिखेंगे D1 W1 इज इक्वल टू D2 W2, ठीक है, D1 W1 इज इक्वल टू D2 W2।
अब अगर मान लीजिए मैं यही कहता कि नहीं बेटा मैं तो यहाँ पे एक साथ खूब सारे जैसे मान लीजिए फोर्सेस लगा दूं एक साथ कि भाई ये इसका फलक्रम है, भाई इसके अबाउट टॉर्क 0 है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर ये जी है, ठीक है। अब यहाँ पर एक वेट लगाया, एक वेट यहाँ लगाया, ठीक है, इस तरह से कर दिया। तो इस केस में क्या आएगा देखो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पर अगर तुम्हारा मान लो W1 है, यहाँ W2 है, यहाँ W3 है, ठीक है। तो ये D3 हो गया, ये D1 हो गया, ये D2 हो गया, मान लीजिए ये D1 हो गया, ठीक है। तो यहाँ कितना आएगा, इस केस में कितना आएगा। अब इन दोनों की टेंडेंसी किधर है बेटा, इस तरफ जाने की, और इसकी टेंडेंसी किस तरफ, इस डायरेक्शन में जाने की। यानी इसका जो टॉर्क आएगा इन D1 W1, देखो एक चीज और ध्यान रखिए, आउटवर्ड टॉर्क हमेशा पॉजिटिव होता है, डाउनवर्ड टॉर्क हमेशा नेगेटिव होता है। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो कि D1 W1 प्लस D2 W2 माइनस D3 W3 इज इक्वल टू 0, ऐसे भी लिख सकते हो बेटा, ठीक है। समझ में आया नहीं आया है, सुन रहे हो? हेलो यशवर्धन? यस सर, यस सर। ठीक है, चलो नोट करो इसको। तो ये प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट होता है। तो प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट का मतलब ही होता है कि समेशन ऑफ टॉर्क जो है इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, उनका सम जो है वो हमेशा 0 होगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। नोट कर लिया बेटा? यस सर। जरा एक मिनट एग्जांपल निकालो, एनसीईआरटी का एक एग्जांपल है, पहले एक एग्जांपल निकालो, फिर एक क्वेश्चन कराते हैं आपको। पहले आप एक एग्जांपल निकालिए, एग्जांपल नंबर 6.8, देखो 7.8 सॉरी 7.8 या 7.7 को देखना, एक मिनट निकालो एग्जांपल, देखो निकालो बेटा जल्दी से, जल्दी निकालो, इस पे बेस्ड बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, निकालो। मिला नहीं मिला एग्जांपल? और कभी भी देखो कोई चीज अगर बैलेंस्ड है ना, ये ध्यान से सुनना, अगर कोई भी चीज, अगर मैं कहता हूं एक रॉड अगर बैलेंस्ड है,
तो इसका मतलब ये है कि अगर वो बैलेंस्ड है तो इसका मतलब उसके ऊपर टोटल टॉर्क 0 है। भाई अगर वो लेफ्ट नहीं घूम रही, राइट नहीं घूम रही, तो उसका मतलब क्या है कि टोटल इवन वेट वहां पर हैंग कर रहा है। और दूसरा कंडीशन कि उसके ऊपर जो नेट फोर्स है वो 0 है, वो भी तो 0 है। भाई नेट फोर्स भी तो बैलेंस्ड है, तभी तो ना तो ऊपर भाग रहा है ना नीचे भाग रहा है, और ना ही वो घूम रहा है। तो नेट फोर्स भी 0 होता है, नेट टॉर्क भी 0 होता है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना बेटा। तो जैसे अगर कोई, अब ये क्वेश्चन 6 एग्जांपल देखो, 7.8 है, 7.7 है, देखना क्या है। एक रॉड वाला है जो 70 सेंटीमीटर का है। मिला बुक नहीं, मिली बुक नहीं है? बुक मिली कि नहीं मिली? हेलो, हेलो। एक सेकंड से निकाल दो। हाँ निकालो जल्दी से, नहीं तो मैं शेयर करूं तो मैं शेयर करता हूँ। मैं शेयर करता हूँ। देखो बेटा, देखो ये क्वेश्चन है, कह रहा metal bar 70 centimeter long and 4 kg in mass supported on two knife edges placed 20 centimeter from each end. A 6 kg weight is suspended at 30 centimeter from one end. Find the reaction at the knife edges. ठीक है, assume the bar to be of uniform cross section and homogeneous. ठीक है, तो क्या होगा इसमें देखें। देखो बेटा, जैसे अब इसको आप पढ़ेंगे तो कह रहा है मेटल बार ऑफ 70 सेंटीमीटर लॉन्ग। ठीक है, तो 70 सेंटीमीटर लॉन्ग मतलब ये दे रखा हुआ इसको। देखो एक मिनट रुक जाओ जरा, मैं ये आएगा नहीं, हाँ ये दिया हुआ है, क्या हो गया, ये ऐसे, ये 70 सेंटीमीटर। अब ये कह रहा है कि एंड 4 kg इन मास, यानी इसका इस पूरे रॉड का मास कितना बेटा, 4 kg पूरे बार। तो इसका मास कहाँ पे लाई करेगा बेटा, बताओ, इसका सेंटर ऑफ मास पे होगा कि नहीं होगा, बताओ बेटा। क्यों, इसका मास कहाँ होगा? यस सर। मास पे होगा, तो मतलब इसका जो वेट है वो पूरा यहाँ पे लाई कर रहा होगा सेंटर ऑफ मास पे। ये सेंटर ऑफ मास है। अब उसने कहा, और ये दो नाइफ एजेस हैं, अब ये कह रहा है कि on two knife edges place 10 centimeter from each end, मतलब हर एंड से कितने से, दो नाइफ एजेस हैं, मतलब एक यहाँ पे है और एक यहाँ पर है बेटा। ठीक है, एक ऐसे लगी हुई है ऊपर की तरफ, ठीक है, एक इधर लगी हुई है, मान लो ऐसे करके। तो यानी ये टंगा हुआ है, जैसे आपने देखा होगा कभी, अगर एक ट्यूबलाइट होती है ना, बड़े बड़े हॉल्स में देखो ट्यूबलाइट ऊपर की तरफ टंगी होती है, तो इस तरह से लगा दिया जाता है ऊपर की तरफ, है ना, सपोर्ट करने के लिए। तो ये क्या कर रहा है, ये एक तरह से यहाँ पे रिएक्शन दे रहा है। तो ये अगर मान लो ये N1 रिएक्शन दे रहा है, ये N2 रिएक्शन दे रहा है, ये वेट है इसका, ये लगा हुआ है 10-10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर। यानी एक तरह से देखा जाए तो इससे कितनी दूरी पर है बेटा, बोलो, 25 सेंटीमीटर पे। क्यों भाई, यस सर। इससे कितने डिस्टेंस पर है, 25 सेंटीमीटर पे। अच्छा भाई, अब इसने कहा कि a 6 kg weight is suspended at 30 centimeter from one end. अगर मान लो इस एंड से मैं यहाँ पर एक वेट हैंग कर देता हूँ, ठीक है, मान लो यहाँ कहीं हैंग कर दिया मैंने, भाई ये 0 है,
यहाँ से 30 सेंटीमीटर यहाँ कहीं पड़ेगा। मान लो यहाँ पर हमने एक वेट हैंग कर दिया 6 kg का, इसको हम 6g लिखा है। 6g का मतलब क्या हो गया भाई, देखो मास है 6 kg, बट वेट क्या होगा, वेट तो 6 into g होगा ना बेटा, 60 नहीं, नहीं बेटा, वेट क्या होगा 60 होगा ना, और यहाँ पहले कितना था 4g था। अच्छा, तो अब कह रहा है कि अब जब 6 है तो कह रहा है at 30 सेंटीमीटर फ्रॉम वन एंड फाइंड द रिएक्शन एंड द नाइफ एजेस। तो अब इसको अगर यहाँ पे लगा दिया, ठीक है, इस तरह से, ये कोई नई पोजीशन है ना, इसको मान लो ए मान लो यहाँ पे। तो अब आपने क्या करना है, सुनना, अब ध्यान से देखना बेटा, ये क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा क्योंकि इसी क्वेश्चन से ही टॉर्क निकालना सीखोगे आप। अब आप अगर हम कह दें कि भैया अब ये इक्विलिब्रियम में है, मान लीजिए अब भी, तो अगर इक्विलिब्रियम में है तो समेशन ऑफ टॉर्क क्या होगा बेटा, बोलो 0। है, समेशन ऑफ टॉर्क 0 होगा। तो आप क्या करो, किसी एक पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालो। मान लो कि आपने कहा कि मैं जी पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालूंगा, तो आप लिखेंगे उसको कि टॉर्क अबाउट द पॉइंट जी। ठीक है, अबाउट द पॉइंट जी। अगर मैं जी के अबाउट टॉर्क निकालता हूं तो क्या होगा, देखो जी से n1 कितनी डिस्टेंस पर है, बोलो, ये 10 है तो ये कितनी डिस्टेंस हुई इसकी यहां से यहां तक की, 25 हुई कि नहीं हुई, बताओ बेटा, हुई कि नहीं हुई। अगर 10 यहां से यहां तक है तो जी तक की डिस्टेंस कितनी है, 25। अब ये कहां घुमा रहा है इसको, ऐसे, किस डायरेक्शन में जा रहा है, ये क्लॉकवाइज जा रहा है कि नहीं जा रहा है, बोलो, ऐसे चलेगा तो क्लॉकवाइज चलेगा। यस सर। क्लॉकवाइज टॉर्क क्या होता है बेटा, नेगेटिव होता है। तो आप क्या लिखोगे, -n1 into 25। अच्छा भाई, अब इसकी टेंडेंसी कहाँ होगी, है, इसकी टेंडेंसी होगी, मतलब इसकी टेंडेंसी होगी इस तरफ घूमने की, ऐसे ऐसे, ये किस तरफ जाएगा बेटा, एंटी क्लॉकवाइज में। तो क्या हो जाएगा 6g इंटू, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना होगा, बोलो बेटा, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना होगा 5, क्योंकि ये 35 था और ये 30 था क्वेश्चन के हिसाब से, तो 60 इंटू क्या हो गया 5। अच्छा, अब ये जो एंड है हमारा, ये वाला पार्ट, अब n2 हमारा इसको कैसे घुमाएगा, ऐसे, यानी उल्टी डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये भी, तो ये भी एंटी क्लॉकवाइज में घुमाएगा, तो इसका मतलब ये भी प्लस का हो जाएगा, तो प्लस n2 इंटू, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना होगा 25 इज इक्वल टू 0। तो एक तो इक्वेशन ये बनी बेटा। दूसरा देखो, n1 ऊपर की तरफ है, अगर मैं इसकी फोर्स इक्वेशन देखूं तो n1 ऊपर की तरफ है, n2 ऊपर की तरफ है, नीचे की तरफ क्या है 6g और 4g, तो क्या हो गया 60। तो n1 प्लस n2 इक्वल टू कितना हो गया 60। ठीक है, n1 प्लस n2 कितना हुआ 60, तो ये आ जाएगा बेटा। तो अब जरा ये दो इक्वेशन बन गई, जरा इन दोनों को सॉल्व करिए, जरा सर निकालिए, जरा बताइए कितना आया, करो जल्दी से, बताओ जल्दी जल्दी करो।
कितना आया? एक सेकंड। हाँ करो, इसको समझ के करना बेटा, क्लॉकवाइज टॉर्क और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। सर हाँ बेटा। 36 and 24 है? नहीं देखो आगे आंसर कितना आ रहा है तुम्हारा, ऊपर देखो ना आंसर कितना आ रहा है, 55 आ रहा है, 43 आ रहा है, देखो। कुछ गड़बड़ कर रहे हो? एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, कुछ गड़बड़ हुआ है। n1 + n2 100 होगा बेटा, तभी वो गड़बड़ हुआ है। ठीक 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 ठीक, क्योंकि ये 6G + 4G दोनों जुड़ेंगे बेटा। निकाल लोगे ना, मतलब अब कर लोगे ना? है? ओके सर। यस सर। कर लोगे ना? चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। एक मिनट, दूसरा एक क्वेश्चन देखते हैं। बढ़िया, अभी 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 लैडर वाला देखते हैं, पहले एक क्वेश्चन और देखते हैं, इसका एनसीईआरटी का ही है। ये रहा 7.8। जरा इसको पढ़ो, जरा सा इस क्वेश्चन को कैसे करोगे। देखो इस क्वेश्चन को पढ़िए ध्यान से। पढ़िए इसको पहले। कैसे करोगे इसको, देखो ध्यान से। सर देखो स्प्रिंग में वो टेंशन को लेके से वो पहले साइन थीटा और कॉस थीटा वाला बना। पहले इसको T1 मान लो, इसको T2 मान लो, यस। ठीक है ना। इसको T1 ले लो, इसको T2 ले लो। अब इसमें जो है T1 साइन थीटा और T2 साइन थीटा। 53 डिग्री है ना, तो ये हो गया 37, इसको 37 डिग्री ले लो, और इसको ले लो 53 डिग्री ले लो, तो ये आ गया T2 साइन C2 cos 53, और ये हो जाएगा T1 cos 37। क्यों बेटा?
और इसका ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा T1 sin 37, ये हो जाएगा T2 sin 53। अब देखो इसमें ध्यान से, और ये तुम्हारा 2 मीटर है, यहाँ पे वेट है, तो इसको अगर तुम x मानो तो ये कितना होगा बेटा, 2 - x होगा कि नहीं होगा बताओ। अब इस केस में जो ये है T1 cos 37, T1 cos 37 इस रॉड को ऐसे घुमाने की कोशिश करेगा, और T2 cos 53 कैसे घुमाने की कोशिश करेगा, ऐसे। यानी अगर इसकी वजह से क्लॉकवाइज आ रहा है तो इसकी वजह से एंटी क्लॉकवाइज आएगा। तो सबसे पहले टॉर्क निकाल लो बेटा, कि टॉर्क इसके जी के, इसको जी मान लो, तो टेकिंग द टॉर्क अबाउट पॉइंट जी, सबसे पहले जरा टॉर्क निकाल लेते हैं, फिर फोर्स का इक्वेशन निकालते हैं। टेकिंग टॉर्क अबाउट पॉइंट जी, तो T1 cos 37 का टेंडेंसी है क्लॉकवाइज में घुमाने की, तो T1 cos 37 इंटू एक्स, लेकिन ये माइनस कर लेंगे क्योंकि क्लॉकवाइज में टॉर्क कैसा होता है बेटा, नेगेटिव का, और T2 cos 53 की टेंडेंसी उल्टे डायरेक्शन में घुमाने की है, ठीक है, इंटू 2 - x, और ये किसके बराबर है, क्योंकि जीरो है, क्योंकि वेट वहीं पर ही लाई कर रहा है जहां पे सेंटर जिसके अबाउट हम निकाल रहे हैं। एक तो ये आ गया। दूसरी इक्वेशन देखो, इसको अगर इसको और इसको हम बराबर कर दें अगर, कि T1 sin 37 किसके बराबर है, T2 sin 53 के। तो यहां से या तो T1 निकाल लो वैल्यूज रख के, या T2 निकाल लो, और उसको उठा करके आप यहाँ पुट कर दीजिए कहीं पर भी, चाहे T1 या T2 जो भी निकालोगे उसको यहाँ पुट कर दीजिए, ठीक है। देखिए क्या आंसर आएगा, बताइए, करिए।
आ गया बेटा? एक सेकंड से कर रहा हूँ। सर नहीं समझ में आ रहा। नहीं आ रहा? हो नहीं रहा कि समझ नहीं आ रहा कि कर नहीं पा रहे हो? सॉल्व नहीं कर पा हाँ, रहे हो? कर नहीं पा रहा हूँ, हो नहीं रहा। अरे हो भाई, नहीं रहा। यहाँ से T1 sin 37 की वैल्यू कितनी होती है बेटा? T1 इंटू साइन 37 इज 3/5, है ना? इज इक्वल टू T2 इंटू साइन 53 कितना होता है? साइन 53 होता है 4/5। ठीक है, तो T1 कितना आया? 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो T1 आ गया 4 T2/3। अब इस इक्वेशन में रखो ऊपर वाली में, तो -4 T2/3 इंटू cos 37। cos 37 कितना होता है बेटा? 4/5 इंटू x। ठीक है, यस सर। हैं, इज इक्वल टू माइनस ऑफ T2 cos 53 कितना होता है बेटा? 3/5 इंटू 2 माइनस एक्स। ये हो गया जाकर के आपका T2 से T2 कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो -16x/3 इज इक्वल टू -3 इंटू 2 माइनस एक्स। तो -16x इज इक्वल टू -6 और -3x है। तो ये आ गया, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है? यस सर, सर आपने अपॉन 3 भूल गए सर। -16/x/3 था ना। ये 9 हो जाएगा बेटा, भाई तो मेरे को लग रहा कुछ गड़बड़ हुआ था। हाँ, सर 9 18 अंदर वो पॉजिटिव साइन हो जाएगा, माइनस माइनस। प्लस हो जाएगा, है ना? ये भी हो जाएगा ना, ये भी 9 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा -25x इज इक्वल टू -18। तो x आ जाएगा 18/25। बस ये मीटर में देख लो कितना आया। ये 2 मीटर का रॉड है, तो x आ जाएगा, दूसरे से निकल आएगा। ठीक है, कर लो। Done, sir. हाँ ठीक है, अब इसके बाद देखना जरा नीचे वाला 7.9 देखो एक मिनट, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसमें क्वेश्चन आ ही जाते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन आ जाते हैं। इसमें बताओ, a car weighs 1800 kg, the distance between its front and back axle is 1.8 meter, its center of gravity is 1.05 meter behind the front axle, determine the force exerted by the level ground on each front wheel and each back wheel। इसमें देखो, इसमें कैसे करोगे, ये नोट कर लिया आप सबने? हैं तो भाई, आर्यन नोट कर लिया? विश्वजीत? कर लिया सर। नहीं, कौन? विस्मय एंड वैभव? विस्मय, आपने कर लिया? विस्मय एंड वैभव यस सर। कर लिया? कर लिया? यस। बोला करो बेटा। हाँ, आप मुझे ये बताओ। ठीक है, नोट कर लिया, चलो मैं इसको क्लियर करता हूँ। आप क्वेश्चन नंबर जरा 9 देखो। अब कार वेज 1800 kg, मान लो ये कार है, ठीक है ना, ये कार है।
इसके पीछे इस तरह भी एक, तो ये होता है ना एक्सेल, ऐसे होता है ना इससे, क्यों भाई ऐसा होता है कि नहीं होता है? क्यों बोला करो बेटा, होता है कि नहीं होता है? ऐसे एक्सेल होता है ना, ऐसे करके यस सर। अरे नीचे पूरा। तो अब इन दोनों का अगर मैं देखो दोनों टायर की रिएक्शन देखूं तो ये अगर ये आर है ये भी आर है, तो अगर मैं कह दूं कि नहीं बेटा ये तो R1 है मान लो टोटल, ठीक है, तो R1 2R के बराबर है कि नहीं है? 2 ये R1 ले लो तो ये 2R1 हो गई, है ना? तो 2R1 किसके बराबर है? और यहाँ से 2R2 हो गई, यहाँ से मान लो, ठीक है। तो 2R1 प्लस 2R2 किसके बराबर होगा बेटा? वेट के बराबर होगा कि नहीं होगा बताओ? हैं, ये दोनों रिएक्शन ऊपर लगेंगी और उसका वेट कहाँ होगा? पूरा नीचे की तरफ। अब मान लीजिए अगर इससे ये x डिस्टेंस पर है और इससे कितनी दूरी पर है, कितना डिस्टेंस है दोनों के बीच में बेटा? वन 1.05 मीटर बोल रखा है उसने, जबकि 1.8 मीटर है। तो अगर ये 1.05 है तो दूसरा कितना होगा बेटा? 0.75 होगा। क्यों भाई बोलो, हैं? तो अब देखो, यस सर। अब क्या होगा? अब इसमें भी टॉर्क लगाओ। मान लो मैं इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क लगा रहा हूँ, तो ये 2R1 की टेंडेंसी इस तरफ घुमाने की होगी ऐसे, और 2R2 की टेंडेंसी इसके अबाउट कैसे घुमानी होगी? इस तरफ, यानी ये एंटी क्लॉकवाइज जाएगा और ये क्लॉकवाइज जाएगा। तो माइनस का हो जाएगा 2R1, तो माइनस का 2R1 इंटू 1.05 हो गया, प्लस का हो जाएगा 2R2 इंटू 0.75 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब 2R1 और ये वेट किसके बराबर है? कितना वेट है? 1800 kg है ना, तो इसको आप लिखो 1800 इंटू 10, तो ये आ गया। चलो अब सॉल्व करो, यहाँ से वैल्यू R1 R2 की निकालो, कितनी आएगी? करिए, सॉल्व करना तो बेटा अब आपका काम है, जैसे मैथमेटिक्स आपका डिपार्टमेंट है, ठीक है? सर हाँ सर आप मंडे को फ्री रहते हो? हैं? नहीं तो मंडे को नहीं मंडे मेरी कोचिंग में क्लास होती है बेटा, कोचिंग में क्लास होती है 4 बजे से लेकर के 7:30 बजे तक, दिल्ली में होती है कोचिंग में। सर मंडे को 9 बजे ले लेना। नहीं मंडे नहीं हो पा रहा, मंडे पूरा फिर घर आके फिर क्लास होती है, पूरा बिजी रहता है मंडे मेरा 9:30 मतलब क्या 10:30 बजे तक बिजी रहता है मंडे। दिल्ली में कौन सी कोचिंग? दिल्ली में है यमुना विहार है, हॉराइजन करके नीट की मेडिकल की कोचिंग है, हाँ मेडिकल और जेई मेंस की। ठीक है, नोट कर लो इसे, ठीक है बेटा? तो ये एक आएगा, है ना? इसके बाद इसी में एक क्वेश्चन और है, ये तो तुम करो ही, दूसरा एक क्वेश्चन और मैं अब ये क्वेश्चन नोट कर लो, इसके सॉल्व घर पे करना, ठीक है ना? एक क्वेश्चन और है मैं करा देता हूँ साथ ही साथ उसको भी खत्म। ये है क्वेश्चन नंबर 7.17, जरा देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 7.17, पढ़िए इसको जल्दी से। सर ये तो बड़ा अजीब क्वेश्चन है। ध्यान से पढ़ो, आ जाएगा। डायग्राम बनाओ, जैसे जैसे क्वेश्चन बोलता जा रहा है वैसे डायग्राम बनाओ। हर एक का रॉड का सेंटर ऑफ तराजू देखा है ना? तराजू का सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है? बीच में होता है कि नहीं होता है? बैलेंस कहाँ होता है? बीच में होता है ना? बीच में रखते हो, फिर वो दूसरी तरफ भाग जाता है, दूसरा नीचे की तरफ चला जाता है, ऊपर तरफ चला जाता है, फिर दूसरे की तरफ रखते हो, फिर बैलेंस करते हो। तो जब बैलेंस कर लेते हो तो क्या होता है कि नेट टॉर्क 0 हो गया ना? नेट टॉर्क कितना हो गया?
0 हो गया, ठीक है। यस सर। करो। सर कॉइन एक ही तरफ रखे गए हैं? हाँ, दोनों कॉइन एक ही तरफ रखे हुए हैं। कर लिया बेटा? और समझ में आया कि नहीं आया? नहीं तो बताऊं मैं? एक बार बता दो। बता दें एक बार। हाँ देखो, देखो यहाँ क्या क्या कह रहा है? मीटर स्टिक। मीटर स्टिक का मतलब क्या होता है बेटा? 100 सेंटीमीटर होता है कि नहीं होता बेटा? हैं, बोलो। यस सर। क्या होता है? 100 सेंटीमीटर। यानी इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होगा? 50 सेंटीमीटर पे होगा कि नहीं होगा? बोलो। 50 पे सर। है, यानी 50 पे इसका सेंटर ऑफ मास होगा, यानी 50 पे इस डॉट का पूरे का वेट होगा। तो इस वेट के लिए टॉर्क कितना होगा बताओ? अगर मैं इसी के अबाउट निकालूंगा तो 0 हो जाएगा ना? है, यस सर, 0 होगा। 0 हो जाएगा। तो इस वेट के अबाउट टॉर्क कितना हुआ? 0 हो जाएगा। यानी इसके अबाउट अगर निकालोगे तो टॉर्क 0 निकल के आएगा। अच्छा, अब उसने ये कहा कि मीटर स्टिक इज बैलेंस्ड ऑन अ नाइफ एज एट इट्स सेंटर, यानी यहाँ पे बैलेंस किया गया। When 2 coins each of mass 5 gram are put on top of the other, that 12 centimeter mark, ठीक है, the 12 सेंटीमीटर मतलब इसके इस एंड से, मान लो यहाँ से 12 सेंटीमीटर पे रखा गया, 2 मास रख दिए ऐसे करके। तो जो सेंटर ऑफ मास है वो किधर शिफ्ट कर गया बेटा? उसने कहा कि 45 सेंटीमीटर चला गया, यानी वो यहाँ आ गया सेंटर ऑफ मास शिफ्ट होकर, यस सर। है ना, यहाँ पे आ गया।
इस पॉइंट पर। अब ठीक, अब ये मीटर स्टिक इस फाउंड पे ये दे रखा है 5 ग्राम और फुट, तो इसका मास मान लो मीटर स्टिक का मास जो है वो m है। कितना है बेटा? m है। तो अब सेंटर ऑफ मास यहां शिफ्ट कर गया यानी 45 पर। तो अब इसी के अबाउट आप टॉर्क ले लो, अगर पहले इसके अबाउट अगर नहीं लेना चाहते हो अब इसके अबाउट लो टॉर्क। तो इससे अगर 12 सेंटीमीटर रखा गया और ये 45 सेंटीमीटर, तो बेटा ये कितनी डिस्टेंस हुई बताओ? 33 हुई कि नहीं हुई? यस सर। तो आप क्या लिखेंगे कि अगर मैं इसको पॉइंट मान लूं कि ये जी डैश है, तो क्या लिखोगे? टेकिंग द टॉर्क अबाउट पॉइंट जी डैश। ठीक है, तो कितना आएगा? अगर जी डैश के अबाउट अगर हम लेते हैं तो इसका मतलब हो गया कि इसके लिए तो 0 हो गया बेटा, जी डैश के लिए तो, क्यों भाई हैं? अब बचा ये तुम्हारा। तो पहले यहाँ पे 5-5 ग्राम के 2 मास रखे हुए हैं, 10 ग्राम हो गया। तो ये 10 ग्राम जो मास है वो इसको इस तरफ घुमाएगा, ये जो W है ये इस तरफ घुमाएगा, जो इसका ओरिजिनल मास है इसको इस तरफ घुमाने को। तो क्या हो जाएगा? ये जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज में, ये जा रहा है क्लॉकवाइज में। तो अब क्या लिखेंगे? 10G इंटू 33 सेंटीमीटर, क्योंकि 10G से कितना डिस्टेंस पर है? 33 सेंटीमीटर में, माइनस, क्योंकि ये क्लॉकवाइज टॉर्क है ये वाला, तो माइनस, ठीक है, m इसका मास हो गया इंटू g, mg कर दो तो वेट हो जाएगा, इंटू डिस्टेंस कितनी बेटा यहां से यहां तक की 5 इज इक्वल टू 0। तो कितना आया? 330g इज इक्वल टू 5 mg। तो m कितना आ गया? 66 का। चलो नोट कर लो, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में कपल और एंगुलर मोमेंटम स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना? ओके सर। ये नोट कर लो। सर कर लिया ना? कर लिया, ठीक है ना? थैंक यू सर। हाँ, कल सुबह 8:30 बजे। 8:30 AM। हाँ, AM। ओके।